क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष फिर से आ गए हैं लेकर इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज का पार्ट 9 है ये। ठीक है, और इसमें जो है आपका हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपका लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कैसे कॉपरेशन क्या हो सकता है। ठीक, और उसके बाद देखेंगे कि क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, यानी कि पूर्व अपेक्षाएं क्या क्या हैं, और फिर इम्पैक्ट्स क्या होते हैं अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन पीस होने की वजह से, कैसे क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आज यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक जनरल रिमाइंडर है आप लोग के लिए, ईपीएफओ का 22 दिसंबर से हमारा जो है नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है। 5,000 इसकी फीस है, सब कुछ बाइलिंगुअल है। टेस्ट आपको 8 सेक्शनल और 10 जो है आप लोग के फुल लेंथ टेस्ट होंगे 120 क्वेश्चन वाले, पूरे एग्जाम पैटर्न्स पे। इसके अलावा जो है स्टडी मटेरियल आपको जो है सारे मिलेंगे ही, पूरे A to Z, और जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, आपका अकाउंटेंसी, आपका जो है सोशल सिक्योरिटी, ये सारा कुछ जो है आप लोग को एक डेडिकेटेड बिल्कुल अलग ईपीएफओ पैटर्न पे जो है आपको मिलेगा इसका स्टडी मटेरियल। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 85648805309696606608 पे कॉल कर सकते हैं। 15 दिसंबर से यूपीएससी 2021 का भी पेड ग्रुप चालू हो गया है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। ठीक है, देखिए दक्षिण पश्चिम एयरलाइंस का यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है, एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से जो है लेबर मैनेजमेंट के रिलेशनशिप होना चाहिए, किस तरीके से सहयोग होना चाहिए। एक स्ट्राइक हुई है इस कंपनी की हिस्ट्री में, और यहाँ पे यूनियन जो है पॉजिटिव फोर्स की तरह देखा जाता है, और ये कंट्रीब्यूट, इसकी वजह से काफी जो है ग्रोथ बढ़ती है यहाँ पर। ठीक है, कंपनी की, और 85 to 95 जो है यूनियन के मेंबर्स हैं। वैसे कहा जाता है कि अगर ज्यादातर कर्मचारी अगर यूनियन के अंतर्गत हैं तो एम्प्लॉयर बड़ा, नियोक्ता जो होते हैं बड़े डरे रहते हैं, बट यहाँ देख रहे हो कुछ नहीं है, बल्कि कंपनी के पास में कोई भी फॉर्मल लेबर रिलेशन डिपार्टमेंट भी नहीं है। तब भी यहाँ पे देख रहे हो आप, सिर्फ ट्रस्ट और जो है ना अपना सद्भाव होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में कॉपरेशन, सहयोग, उस पर चल रहा है काम, बिना कोई फॉर्मल जो है लेबर रिलेशन डिपार्टमेंट होते हुए भी इस कंपनी की हिस्ट्री में सिर्फ आपका एक बार हुआ है। अच्छा, आगे इसमें ये बताया गया है कि जो श्रमिक प्रतिनिधि विभागीय उपाध्यक्षों के अधीन काम करते हैं, लेबर रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट के अधीन सबऑर्डिनेट काम करते हैं, और अकॉर्डिंग टू यूनियन रिप्रेजेंटेटिव कंपनी मैनेजर लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ फेस्ड बाय द एम्प्लॉय। कर्मचारी की क्या प्रॉब्लम होती है वो कंपनी के लोग जो हैं वो सुनते हैं। ठीक है ना, उनके ये जो कंपनी के मैनेजर जो हैं सुनते हैं। यही चीज विस्ट्रॉम में नहीं हुई, एक बार पढ़ लो जाके प्लीज इसके बारे में। सारा इंडस्ट्रियल रिलेशन जो यहाँ पे थ्योरी है एकदम आपके प्रैक्टिकल बन जाएगी तुरंत, कि क्यों मैंने इस पे ध्यान दे रहा हूँ, आप लोग को बार बार आपका ध्यान आपका यहाँ आकर्षित कर रहा हूँ कि इसको पढ़ो। ठीक, तो साउथ वेस्ट के अंदर जो है कल्चरल कमिटीज भी हैं, ये इसीलिए कि भाई वहाँ पे जो भी कंपनी के जो सांस्कृतिक गतिविधियां, उनको जो है आगे रखता है मैनेजर्स और वर्कर्स की जो कल्चरल चीजें हैं। मान लीजिए कोई वो हो रहा है, ठीक, कोई लोक संगीत चल रहा है, कोई वहाँ के जो है कुछ स्टोरी चल रही है, कुछ मतलब इससे जो है जो बॉन्डिंग बनती है वो आपका सिर्फ पैसे देकर और फिर उनको काम पे बुला के ऐसे नहीं बन सकती। तो कल्चरल कमेटी भी है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है कैसे आप इसको बना सकते हो। बढ़िया बढ़िया फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, कंपनी में काम करने के लिए एक लचीली समय अवधि है, कभी भी कोई आ सकता है जा सकता है। किसी को 11 बजे आना तो 11 बजे आ जाए, किसी को 8 बजे आना 8 बजे आ जाए। इसी साथ साथ जो है आपका जॉब शेयरिंग भी है, नौकरी के विभिन्न कामों को दक्षता के आधार पर बांटना, मतलब कि दक्षता यानी कि एफिशिएंसी, इन सब के आधार पर बांटा जाता है। साथ ही साथ जो है अंडर यूनियन कॉन्ट्रैक्ट कैन ट्रेड शिफ्ट, जिसको दिन में आना दिन में आए, जिसको रात में आना रात में आए। आराम से यूनियन के अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो आपस में ये सब जो है कह रहे थे अच्छा ठीक है तुमको भाई दिन में आता तुम आ जाओ, मैं रात को आ जाऊंगा। मतलब काफी अच्छा माहौल है। और इस एयरलाइंस के पास में एक कमेटी भी है जो कि सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखती है। तो मतलब डेडिकेटेड, आप देख रहे हो ना, हर कोई काम है उस पर हर पहलू पर दिया जा रहा है। इनकी नजर है कि भैया कल्चर अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको जोड़ो। जैसे होता ना कि आप अगर साउथ इंडिया में जाओ, अब देखो एग्जाम्पल से जैसे मैं हमेशा आप लोग समझाता हूँ, आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया चले आओ, साउथ इंडिया वाले आपको जो है मान लीजिए तमिलनाडु में गए, वहां पे उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आइए, हम आपको जो है
साउथ इंडियन का, तमिलनाडु का, जो यहाँ का कल्चरल जो फूड है वो आपको खिलाएंगे, जो यहाँ की अच्छी रेसिपी है, जैसे उत्तपम, डोसा, ये सारी चीजें। तो एक होता है ना कल्चर करेक्ट हो रहा है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे ही वो जब वो यहाँ पे आए तो आप भी खिलाओ कुछ अपना नॉर्थ इंडियन फूड। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, ठीक। और साथ ही साथ इसमें यही है कि दिस कॉपरेशन बिटवीन, इससे ग्रोथ बढ़ती है। सिंपल सीधी बात है, लेबर मैनेजमेंट कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। इससे कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाता है, स्वामित्व और प्रतिबद्धता बढ़ती है, और आपका जो है ओनरशिप, मतलब वर्कर को लगता है हम भी ओनर हैं, प्रतिबद्धता इनकी बढ़ती है, मोराल, मनोबल बढ़ता है कर्मचारियों का। आपका जो कर्मचारियों से मिल रहे योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए भी होता है, ठीक। और कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है ना, वेस्ट नहीं करते हैं। जब उनको लगे कि हमारी खुद की कंपनी, तो वेस्ट भी कम करेंगे। कंपटीशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको करने लगे कि अरे यार हम तो नहीं जीत सकते। उनको लगा कि अच्छा दूसरी ये कंपनी में काम करते हैं, उनको लगा बी कंपनी वाला हमसे बढ़ रहा है, तो कहेंगे नहीं हम भी अपनी जो है कंपनी को, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, पूरी दम लगा देंगे, हमारी अपनी कंपनी है, ठीक। इसके बाद क्या बेनिफिट करता है लेबर मैनेजमेंट, आपका कॉपरेशन, और बेनिफिट दोनों के लिए है, मैनेजमेंट के लिए भी, वर्कर के लिए भी। ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के लिए क्या है, नियोक्ता के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, कि भाई प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ गई है, बेहतर कामकाजी संबंध हो गए हैं, ठीक है ना, बेहतर गुणवत्ता हो गई, क्वालिटी अच्छी हो गई है, साथ ही साथ बेहतर कर्मचारी सुरक्षा भी हो गई है। वर्कर्स के लिए क्या लाभ हो जाते हैं आपके, कि बेहतर सुरक्षा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी, वही इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी वाली बात है, बेहतर काम करने की स्थिति, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, वर्किंग कंडीशन, इन पे लेबर कोड जो 4 अभी आए हैं, उस पे मैं ऑलरेडी वीडियो सीरीज दे चुका हूं, 4 में ही दिए हैं, इनको जरूर देख लेना, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। और लेबर लॉस के जो बेसिक लॉस है उनसे रिलेटेड क्विक रिवीजन सीरीज के मैंने 3 वीडियो में पूरे कवर किए हैं, आधे आधे घंटे के हैं, आप लोग 1.25 पे एक्स पे भी लगा के देख सकते हो, बहुत ज्यादा जरूरी है वो भी। और याली जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज के बाद, ठीक, अभी जो है इस सीरीज के बाद आप लोग को सोशल सिक्योरिटी मिलेगा और अकाउंटेंसी भी मिलेगा। यहाँ यूट्यूब पे सारे के सारे जो है वीडियो फ्री है, फ्री थे और फ्री रहेंगे। आप लोगों को पूरा कोर्स यहाँ पे ईपीएफओ का जो है कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जो श्रमिकों के लिए बेनिफिट थे हम लोग देख रहे थे, बेहतर काम करने की स्थिति, कौशल में सुधार के लिए गुंजाइश, मतलब स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, कि भाई मान लो कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसमें कहा अच्छा चलो तुम ट्रेनिंग कर लो, ये भी सीख लो ताकि आगे चलते रहो। स्ट्रेटजी जो है सक्सेसफुल लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन की बनाई जाती है, ठीक। आगे हम लोग आ जाते हैं कि अब पूर्व अपेक्षाएं क्या हैं, प्रीरिक्विजिट फॉर द सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम, ठीक। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि लेबर और मैनेजमेंट के कॉर्पोरेशन में से क्या क्या बेनिफिट क्या हो सकते हैं। अब हम लोग पूर्व अपेक्षाएं, यानी प्रीरिक्विजिट, मतलब क्या जरूरत है, आप जा रहे हो घर बनाने, ठीक, आप घर बनाने जा रहे हो तो आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, सीमेंट, ईंट, ये सब होना चाहिए ना। वैसे यहाँ पे भी सक्सेसफुल जो है ना, सफल औद्योगिक संबंध बनाने के लिए आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, यही यहाँ पे पूछ रहा है। अब ये बताना चाह रहा है कि जो सिस्टम है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, वो बहुत ही ज्यादा मल्टीवेरिएट है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुभिन्न रूपी है, बहुआयामी है, जो असंख्य असंख्य संगठनात्मक और पारस्परिक और व्यक्तिगत पहलुओं से संबंधित मुद्दों को समाविष्ट करती है। आसान भाषा में समझें कि तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, इसके बहुत सारे डायमेंशन है, ठीक है ना, बहुत से तरीके की होती है, और इनके कई सारे इंटर रिलेटेड आपस में, ऑर्गेनाइजेशन के, आपके जो है मैनेजर, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, या फिर पर्सनल एस्पेक्ट भी है, सब बहुत सारी चीजें हैं। इंडस्ट्री सिर्फ आपको बाहर से बिल्डिंग नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें चलती है, और इंडस्ट्री खुद भी बहुत सारी तरीके की है। यहाँ पे सिंपल ये कहना चाह रहा है, तो किसी, यहाँ पे फिर आगे क्या कहता है, तो किसी एक पॉइंट पे, एक समय पर इंडस्ट्रियल रिलेशन में कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। यह कह रहा है औद्योगिक संबंधों की प्रणाली को इन कारकों के मिश्रण द्वारा आकार दिया जाता है। सिंपल सी चीज है। इसके बाद क्या, फर्दर दीज फैक्टर एट लार्जर लेवल। अच्छा, अब जो ये कारक हैं, ये लार्जर लेवल पे देखा जाए, आप मतलब मान लो किसी एक एरिया की इंडस्ट्रीज, पहले तो एक इंडस्ट्री, फिर उस एरिया की इंडस्ट्रीज, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बोलते हैं, है ना, और फिर पूरे इकोनॉमी की इंडस्ट्रीज, और फिर पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज। तो आप समझ रहे हो, तो लार्जर लेवल पे जाके ये जो फैक्टर्स हैं, ये और भी ज्यादा
हो जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर से, मतलब किस वातावरण में है उन, और उसमें जो है कारक ये और ज्यादा बड़े लेवल पे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डायनेमिक हो जाते हैं, ठीक है ना। एक फैक्टर नहीं काम करता है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक। और अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे और अलग हो जाते हैं, ये चीज है। हेंस द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन एंटरप्राइज इज डिफरेंट टाइम्स एग्जिबिट डिफरेंट पैटर्न, अलग समय पे अलग पैटर्न प्रदर्शित करते हैं, प्रारूप, ठीक। अब हैप्पी इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाना इसलिए जो है आसान नहीं है, सीधी सी बात है। अब देखो ना, गुजरात में अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन है अलग तरीके के हैं, केरला में अलग है, वेस्ट बंगाल में तो बहुत ही अलग है, ठीक है ना। तो देयरफॉर नो कुक बुक गाइडलाइंस, मतलब ये होता है ना कि वन साइज फिट ऑल वाली बात नहीं हो सकती कि एक जगह जो इंडिया में चल रही है या फिर जो गुजरात में चल रही है वहीं आप सब जगह लगा दो। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में भी शेड्यूल 7 बनाया गया है, और उसमें जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो क्या है, वो इसीलिए अलग अलग दिए गए कि उनको लॉ बनाने की इसलिए आजादी है वहां पर, इसलिए पावर दी गई, तो क्योंकि अलग अलग स्टेट पे अलग जगहों पे अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार, अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के अनुसार अलग अलग जो है तरीकों से डेवलपमेंट किया जा सकता है, और डेवलपमेंट भी इसीलिए अलग अलग हो सकता है, ठीक। तो ये चीज है, ठीक है। तो अब इसके बाद हैप्पी मतलब ये है कि कुकबुक गाइडलाइन नहीं हो सकती कि टू बूस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम, लेकिन फिर भी कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जिसके बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। ये ग्रीन वाले जो है आप लोग जरूर याद रखिए, क्वेश्चन में हो सकता है कि इस तरीके से पूछ ले, बताओ कौन कौन से जो है प्रीरिक्विजिट या फिर पूर्व अपेक्षाएं हैं। तो अगर आपने ये कम से कम ये वाली चीजें याद रखी होंगी, अगर आपने पूरा वीडियो मेरे से देख लिया तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक। और अगर फिर भी आपने सिर्फ आखिरी वक्त पे रिवीजन करना है तो उसके लिए जो है आप लोग ये सब हेडिंग्स याद कर सकते हो, देख सकते हो, ताकि आप लोग को जो है क्वेश्चन और भी ज्यादा गलत ना हो। लेकिन अगर उसने अंदर से पूछा कोई चीज अंडरस्टैंडिंग पे, बिटवीन द लाइंस वाली अंडरस्टैंडिंग पे, तो आपको इसलिए पूरा वीडियो देखना जरूरी है। शॉर्ट में अगर शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे तो शॉर्ट नंबर आते हैं, ये बात है, ठीक। आपका और वैसे भी ईपीएफओ में जो है प्रीलिम्स के नंबर जुड़ेंगे फाइनली 75%, तो बिल्कुल, और उसमें भी इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस से 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे, समझ लेना आप लोग, ठीक। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, अब टॉप मैनेजमेंट जो है वो शॉप मतलब टॉप मैनेजर जो बैठा हुआ है वो चाहे जैसे फ्लोर पे लेवल पे, फिर उसके ऊपर वाले जो हैं सब पूरे हायरार्की में इसको देख रेख करते रहना है। हर जगह जैसे डायरेक्टर हैं तो वो यहाँ पे आपके जो है फ्लोर पे मतलब कुछ सुपरवाइजर लगा दो, वहां पे वो लोग देखते रहें उनके, मतलब सिर्फ उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ वो काम कर रहे हैं कि नहीं देखते रहे, उनकी क्या जरूरत है उनको भी देखना है, समझ में आई बात, ये है बात। तो स्टाफ फंक्शन कैसे कर रहा है, डायरेक्टर जो है अपना लाइन एग्जीक्यूटिव बना दें, इसको लाइन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक। जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये देखते रहें कि भाई किस तरीके से इफेक्टिवली काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है प्रभावी तरीके से। आपकी इनकी नैतिक कर्तव्य है टॉप मैनेजमेंट का कि वो नेसेसरी सपोर्ट दें इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टाफ को, ठीक। इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टाफ को जो है नैतिक इनकी कर्तव्य है कि वो उनको देना चाहिए सपोर्ट। अब यहाँ पे देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या और आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसीज को हमें डेवलप करना है साउंड, मतलब कि अच्छी जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसीज को अच्छी बनाना है, ठीक है। ये डेवलप करनी है ये चीज। तो इसके लिए क्या है, हमें प्रैग्मेटिक, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हवा हवाई हो, प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि अगर आप अच्छी ये बनाओगे एचआरएम पॉलिसी सब, तो ये मतलब हैप्पी लेबर और मैनेजमेंट रिलेशनशिप हो जाएगा। और इसी एज दे कॉन्स्टिट्यूट अ डेफिनेट कॉर्पोरेट फिलोसफी, कॉर्पोरेट दर्शन आपने सुना होगा, अरे वो तो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो एक अलग तरीका है, टाई सूट और अलग वर्क करने की मतलब सारी चीजें हैं। कॉर्पोरेट एक पूरा जो है कॉर्पोरेट कल्चर ही अलग होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है डेफिनेट कॉर्पोरेट फिलोसफी विच फर्निशेस अ बेस फॉर डिसीजन मेकिंग ऑन मैनी रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स। अब मतलब उन्होंने कह रखा है कि कौन कितने टाइम पे आएगा, रूटीन वर्क जो होते हैं कि आपको डेली क्या क्या काम करने हैं, कहाँ जाना है, क्या चीजें शेयर करनी है, कौन सा डेटा किसको बताना है, कौन सा आपको रखना है, क्या फॉर्मेट होगा, आपको लीव मांगनी तो कैसे करोगे, क्या हायरार्की है, ये सारी चीजों का एक रूटीन और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट भी, रणनीतिक जो पहलू हैं, इन सबको बताया जाता है ये सारी चीजें। इसीलिए एक अलग से एक एचआर डिपार्टमेंट ही होता है। वो क्या फुल फॉर्म होता है इसका, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही होता है। कैसे आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, क्या आपको आना है, कितनी आपकी सीटीसी बनेगी, क्या चीजें हैं, सब वहीं सब डील करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये डिपार्टमेंट,
ठीक, हैंस सच पॉलिसी हैज टू बी डिमांड एंड टाइमली रिवाइज। अब डिजाइन भी करो और रिवाइज भी करते रहो, ये बात है यहाँ पे कहने की। डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव, अब वहां पे तो बात हो रही थी कि पॉलिसी हम बनाएं, और यहाँ पे बात है कि इम्प्लीमेंट भी इसको करना पड़ेगा। तो इसका सिर्फ मतलब पॉलिसी बनाना नहीं है, उनको ट्रांसलेट भी करना है एक्शन में, ये वाली चीज है। अगर आपने मान लीजिए मैंने कई लोग जैसे क्या है कि मेरे क्वेश्चन पूछने पर जो है काफी गुस्सा आ जाते हैं कि भाई सर आप जो है जितना ज्ञान देते नहीं हो उससे ज्यादा तो आप हमसे ज्ञान लेना चाह रहे हो, या फिर हम यहाँ ज्ञान लेने आते हैं, ज्ञान देने तो ना आते हैं। मतलब मैं चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आना। पहली बात तो मैं समझ गया इनकी कि ये अज्ञानी लोग आंसर देना जानते नहीं, पहली बात, और आंसर इनको पता भी नहीं है, तो ये लोग जवाब क्या दे तो ऐसे बहाने मार देते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो वो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन है, स्पून फीडिंग है, अनटिल एंड अनलेस मैं आपसे पूछ के ये समझू नहीं कि आपने कितना समझा है, और उसके लिए क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। और आप लोग जो लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे वही लोग अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। इसीलिए मेरा एक जो है छोटा सा एक फ्रेज है कि जो आंसर देगा वही सिलेक्शन लेगा, सीधी सी बात है। ठीक, और ये सुबह वाले करंट अफेयर का जो आता है हमारा 6 बजे, उसमें आप लोग को जो है जरूर देखना चाहिए। उसमें मैं क्वेश्चन काफी सारे पूछता भी हूँ, कई सारे बताता हूँ तब क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आपकी माइंड की एक्सरसाइज भी तो करानी है। ठीक, तो इंप्लीमेंट सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं, उसको इंप्लीमेंट भी करना है कि एक्शन में भी आ जाए। जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके समझ में भी आए, तब बात है मामला। ठीक, प्रोविजन फॉर एडिक्वेट सुपरवाइजरी ट्रेनिंग, ठीक, पर्याप्त पर्यवेक्षी परीक्षण का भी। अब जो मतलब कई सारे सुपरवाइजर बनाए जाते हैं कि भाई टाइम पे आना, टाइम पे जाना, इतना तुमको टाइम मिलेगा लीव का, किस समय आपको जाना है, तो ये चीजें भी देखेगा। साथ ही साथ इसको ये भी है कि जो चीजें टॉप मैनेजमेंट बता रहा है वो ये जाके जो स्टाफ है फ्लोर पे, शॉप पे जिसे बोलते हैं, उसको उनको ये भी बता दे कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो ये कम्युनिकेट भी करे प्रोग्राम को डिजायर्ड ऑडियंस को कि क्या क्या रोल है, कैसे करना है, क्या सारी चीज है। ठीक है, अच्छा, रिजल्ट जो है उसके लिए फॉलो अप भी करना है। इन नीतियों के कार्यान्वयन से जनित परिणामों की समीक्षा और उनका पालन करें। ठीक है, अब जो कांस्टेंट रिव्यू होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम का, इवेल्युएट भी करना चाहिए साथ ही साथ कि प्रैक्टिसेस क्या चल रही है, और ये भी देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है जो अभी प्रोग्राम बना हुआ है उसमें। ठीक है ना, और उसके फिर प्रॉब्लम को जब देख लोगे तभी तो सोल्यूशन देख पाओगे। तो रेगुलर फॉलोअप करो, स्पेशल एम्फेसिस आप जब फॉलोअप कर रहे हो तो इस पे देना चाहिए कि इंफॉर्मेशन गैदर करते रहो कि लेबर टर्नओवर, एब्सेंटिज्म, ठीक है, आपका जो है श्रम कारोबार नहीं होगा यहाँ पे, श्रम टर्न, अच्छा लेबर टर्नओवर क्या होता है बताओ, मैं कई बार बता चुका हूं, तब मैं पूछ रहा हूं, इस पे प्लीज मत गुस्सा देना कि ये क्या सर, फिर आप फिर से ज्ञान मांगने लगे हमसे। ठीक, तो एक टर्नओवर क्या है आपका, मैंने कंपनी के हिसाब से बताया है, लेबर के भी हिसाब से बताया हुआ है, आप लोग को बताना है कि लेबर टर्नओवर क्या है। प्लीज 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 इसको ये मत सोचिए कि मैं आपसे काम करवा रहा हूं, ये सोचिए कि ये जरूरी है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक, सारे चीजें मैं ही कर लूंगा तो एग्जाम में कौन बैठेगा, अच्छी बताओ, आप ही को बैठना है ना। लेबर टर्नओवर, एब्सेंटिज्म, कर्मचारी सुझाव, दुर्घटना दर, ठीक है ना, मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सजेशन, एक्सीडेंट रेट, ग्रीवांस डिस्प्यूट एक्सेट्रा। ठीक, अब इसके बाद ये कह रहा है टू मेक द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाने के लिए कंटिन्यूअस रिसर्च होना चाहिए वेरियस पहलुओं पर। ठीक, और इसके लिए क्या है, एक कंडक्ट लाया जाता है एग्जिट इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि ये स्टडी करता है कि यूनियन की क्या डिमांड है, कंसल्ट करता है कई सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, लेबर से कंसल्ट करता है, एंड ऑल्सो थ्रू इंपीरिकल, मतलब इंपीरिकल क्या होता है, कोई भी काम आप करते हो तो वो प्रैक्टिकल वाले पहलुओं को देख के करते हो, तो उसका होता है हिंदी में मतलब अनुभवजन्य। ठीक, और एक्सप्लोरेटरी आपका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यानी कि अन्वेषणात्मक जांच के मध्य से किया जाना चाहिए। एग्जिट इंटरव्यू याद रखना किससे रिलेटेड है, आपका कंटिन्यूअस रिसर्च होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या क्या देख लिया, पहले तो ये देख लिया हम लोगों ने कि क्या क्या जो है आपके कॉपरेशन क्या है लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। फिर इसके बाद हम लोगों ने देख लिया प्री रिक्विजिट यानी पूर्व अपेक्षाएं क्या है अच्छे गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन और ये मैनेजमेंट के बीच के रिलेशनशिप के लिए। और अब हम लोग देखेंगे कि क्या इंपैक्ट होता है गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑन प्रोडक्शन। इंपैक्ट क्या है गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन होने की वजह से प्रोडक्शन पर। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे कि एक इकोनॉमी में, ठीक, पूरी अर्थव्यवस्था में प्लांट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्लांट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एमिंग एट रियलाइजेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द मासेस कैन फंक्शन ओनली इन एन एटमॉस्फेयर इंडस्ट्रियल पीस। अब इंडस्ट्रियल पीस वाली फिर से बात आ रही है।
किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आपको कुछ प्रोडक्शन बनाना है कि भाई ये कंपनी फला फला कंपनी क्या बनाएगी, क्या उत्पाद करिए, कुछ भी है, और उसके जरिए आप सोशल जो सामाजिक न्याय करना चाहते हो, आपका जो है उन मासेस का कल्याण करना चाहते हो, जनता का, ठीक, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इंडस्ट्रियल पीस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और द इम्पैक्ट ऑफ गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन प्रोडक्शन में बी सीन। अब इम्पैक्ट कैसे हम किस में देख सकते हैं, ये सब हेडिंग्स आप लोग को याद रखनी है। ये रिड्यूस करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस होने पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस तरीके के, स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव, धीमे धीमे काम करना, ये भी स्ट्रेटजी होती है। काम करेंगे, पहले अगर 10 की स्पीड में कर रहे थे, अब आधे की स्पीड में कर रहे हैं, ठीक। लोग तो मतलब ये भी परेशान करने की वाली बात होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिड्यूस हो जाएगा। तो डिस्प्यूट किस चीज का रिफ्लेक्शन होता है कि जो बेसिक, अब इसको ध्यान समझिएगा, बेसिक ह्यूमन अर्जेस और मोटिवेशन जो है वो फेल हो जाती हैं। किसमें कि आपका जैसे आपके अंदर अर्ज है कुछ बनने की, कुछ करने की, आपके अंदर कुछ मोटिवेशन है, अगर वो फेल हो जाए उन चीजों को पकड़ मतलब अचीव करने में, ठीक, एडिक्वेट सेटिस्फेक्शन और एक्सप्रेशन आपका ना हो पाए, तो आपके मन में ये आएगा कि यार इस सब का वर्कर है, तो उसके मन में आएगा कि एम्प्लॉयर की वजह से नहीं हो रहा है, उससे हम जो चीजें चाहते हैं, वर्किंग कंडीशन चाहते हैं, पेमेंट चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है, तो फिर डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो और डिस्प्यूट किस तरीके हो सकता है, स्ट्राइक, लॉकआउट, लॉकआउट एम्प्लॉय करता है, स्ट्राइक जो है एम्प्लॉयज करते हैं, गो स्लो टैक्टिक, घेराव, ग्रीवांसेस, ठीक, ये सारी चीजें हैं। ये चीजें नहीं बनती हैं अगर एटमॉस्फेयर इंडस्ट्रियल पीस का है, और ये प्रमोट करते हैं कोऑपरेशन और इंक्रीजिंग प्रोडक्शन का। इसके बाद क्या, हाई मोरल बन जाता है गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन के, मोरल मनोबल बढ़ा रहेगा और बहुत ज्यादा उत्साह के साथ काम करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इज वन, दोनों लोग का इंटरेस्ट एक समान हो जाता है, चाहे कर्मचारी हो चाहे नियोक्ता हो, और इससे प्रोडक्शन बढ़ता है और वर्कर को ये लगता है कि हम भी को ओनर हैं इस इंडस्ट्री के, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपका एम्प्लॉयर भी क्या है, ये सोच समझ उसको भी फायदा होता है। कैसे कि उसको इंडस्ट्री में ये कि वो सिर्फ वही लोग नहीं है, एम्प्लॉय इन हिज टर्न मस्ट रियलाइज दैट गेन्स ऑफ द इंडस्ट्री सिर्फ उसी के लिए नहीं है, बल्कि उसको खुद भी, एम्प्लॉयर को कर्मचारियों के साथ में शेयर करनी चाहिए। मान लीजिए एम्प्लॉयर प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट पूरा रखने लग गया, अब सैलरी वाली नहीं बढ़ा रहा, समझना मेरी बात, ठीक। कुछ वक्त के बाद ये समझ में आएगा कि वर्कर क्या कोई बैल हैं क्या जो सिर्फ काम ही करते रहेंगे, ठीक। उनकी भी सैलरी, कुछ वेजेस को बढ़ाओ, मतलब शेयर करो, जो भी अच्छा काम हो रहा है, खुद अकेले के लिए सब जो है घी मत पीने लगो, ठीक है ना, ये जरूरी है। नहीं तो लोग जो है वर्कर काम नहीं करेंगे तो बॉस क्या करेगा फिर, ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड्स कंप्लीट यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन होना चाहिए, जैसा सोच रहे हैं वैसा ही आप कर्तव्य करो, ठीक है, ये चीजें हैं। और दोनों ही लोग, वर्कर भी और एम्प्लॉयर भी, दोनों ही लोग अच्छा सोचो, एक दूसरे अपना इंटरेस्ट सेम रखो और उन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट भी करो, उनके एक्शन में दिखे। तो इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेस द प्लेस ऑफ वर्कर सोसाइटी में, समाज में वर्कर की स्थिति भी ऊपर हो जाती है, उनका अहम भी सेटिस्फाई हो जाता है, और इससे प्रोडक्शन और बढ़ता है क्योंकि कोऑपरेटिव एफर्ट्स हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक। इसके बाद नए नए प्रोग्राम लाने चाहिए। इंपैक्ट बता रहा हूं यहाँ पे प्रोडक्शन पे क्या पड़ सकता है, गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नए प्रोग्राम आने चाहिए वर्कर डेवलपमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर पीस में ही आ सकते हैं ये सब। ये कैसे हैं, जैसे कि ट्रेनिंग करा दो, प्रशिक्षण उनकी कुछ करा दो, श्रम कल्याण सुविधाएं उनको प्रोवाइड करा दो, इससे एफिशिएंसी, दक्षता उनकी बढ़ जाएगी, है ना। इससे जो है इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और जो प्रोडक्शन है वो भी लोअर कॉस्ट में होगा। मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति होगी, ये थोड़ा सा एक अलग है, हो सकता है इस पे अलग से ही क्वेश्चन पूछ ले। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉयर। औद्योगिक संबंध का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं की पूर्ण मानसिक क्रांति है। औद्योगिक शांति अंततः दोनों के हिस्से में एक अनुप्रस्थ दृष्टिकोण से में निहित है। द इंडस्ट्री लाई अल्टीमेटली इन ट्रांसफॉर्म्ड आउटलुक ऑफ द, मतलब दोनों के आउटलुक को चेंज करके एक, मतलब वही है ना, दोनों ही सोचें कि हम एक ही काम कर रहे हैं, दोनों लोग बराबर हैं, ये सारी चीजें हैं, वो आउटलुक चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है ऑन पार्ट ऑफ बोथ, एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय हो, ठीक। इट इज द बिजनेस ऑफ द लीडरशिप। अब जो लीडरशिप है किसमें, वर्कर्स में, कर्मचारियों में और गवर्नमेंट में, उनको वर्कआउट करनी होगी नई रिलेशनशिप इन कंसोनेंस। अब ये नई रिलेशनशिप जो है इसको बनाना होगा, मेंटल रिवोल्यूशन जो है करना होगा, और इन सबको करते हुए ये नहीं है कि आप डेमोक्रेसी को भूल जाएं, ठीक है। सब लोग, मतलब कोई वर्कर्स में मान लीजिए ट्रेड यूनियन में कोई लीडर है,
ठीक, वर्कर्स के बीच से ही तो है, तो वो सबको बोलने का अधिकार दे, ये नहीं कि जो वो बोले वही सबको मानना पड़े। तो यहाँ पे मतलब थोप नहीं सकते हो अपनी बात। बोथ शुड थिंक, बोथ कौन है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, themselves as पार्टनर ऑफ द, ये पार्टनर हैं, सहभागिता इनकी साझेदारी है, एंड द रोल ऑफ वर्कर इन सच पार्टनरशिप शुड बी रिकॉग्नाइज, जो भी रोल वर्कर्स का है उसको रिकॉग्नाइज करो, मान लो जो वो काम कर रहे हैं उसको मानो कि हाँ भाई काम करते हैं, ये नहीं कि हमेशा उसको क्रिटिसाइज ही करते रहो। ठीक, क्यों, क्योंकि आप काम से तो उसको दबा नहीं सकते, काम आपको खुद तो करना नहीं है, तो खाली उसको क्रिटिसाइज करते रहो कि तो अरे ये तो बेकार कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वाली चीज है। ठीक, ऑन द अदर हैंड वर्कर को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि एम्प्लॉयर की नियोक्ता की भी अथॉरिटी है। ठीक, एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कुछ सारी पैसा लाना, वर्क प्रोजेक्ट ढूंढना, काम करना, वो भी करता है काम, ऐसा नहीं है, लेकिन इस चीज को मतलब दोनों में सामंजस्य होना जरूरी है। इट विल नेचुरली हैव द इंपैक्ट ऑन प्रोडक्शन बिकॉज दे रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर। ठीक, ये हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे की जो है हितों को पहचानते हैं। रिड्यूस्ड वेस्टेज, जो अपव्यय है वो कम किया गया है, कम किया जाता है प्रोडक्शन। फिर से समझ लीजिए, जो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है उनका क्या इंपैक्ट होता है प्रोडक्शन पे, तो उससे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड वेस्टेज भी एक जो है उसका एक परिणाम है, इंपैक्ट है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ कॉपरेशन रिकॉग्निशन ऑफ दिस, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेस्टेज का होगा, किन किन चीजों का, मैन, मटेरियल और मशीन का। ठीक, मैन, मटेरियल और मशीन का, जो सामग्री है, कार्यबल है और यंत्र है, उनका अपव्यय न्यूनतम हो जाएगा, एर रिड्यूस टू मिनिमम, और इससे नेशनल इंटरेस्ट भी जो है प्रोटेक्टेड हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से जो है अब यहां से पूरा यहाँ पे इनका कंक्लूजन है कि इट इज दस फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज एविडेंट दैट द गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द बेसिस ऑफ द हाई प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिट। तो गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन होंगे तो प्रोडक्शन हाई होगा, मिनिमम कॉस्ट पे होगा और हाइयर प्रॉफिट भी होंगे, दोनों लोग खुश हो जाएंगे। प्रॉफिट जब एम्प्लॉय को ज्यादा मिले तो वो वेजेस भी बढ़ाए, ये सब करे, और इसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा कि इंक्रीज एफिशिएंसी वर्कर की भी बढ़ेगी और न्यू प्रोजेक्ट लाए जाएंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द, कल्याण करने के लिए वर्कर्स के, एंड टू प्रमोट द मोरल ऑफ द पीपल एट वर्क, उनका मनोबल भी बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से आज का हमारा पार्ट 9 खत्म होता है और आगे हम लोग देखेंगे कि एसेंशियल कंडीशन क्या है साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के लिए। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लगातार आप लोग जो है आंसर करते रहिए, क्योंकि जो आंसर देगा वही सिलेक्शन लेगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।